नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। डॉक्टर सीवर्ड अपने दफ्तर में किन्हीं विचारों में उलझे बैठे थे कि तभी कंधे पर किसी हाथ के स्पर्श ने उन्हें चौंका दिया। झटके से खड़े होकर उन्होंने पीछे देखा तो वॉन हेस्लिंग खड़े थे। चौंक गए? मैं सीधा इधर ही चला आया, तुम्हारा तार मिल गया था। सोचा तुम्हारे साथ ही लिवरपूल चला जाऊंगा। लूसी कैसी है? अच्छा किया आप आ गए। जब मैं उसे छोड़ कर आया था तो काफ़ी स्वस्थ थी, इसलिए आ भी गया, वरना कभी ना आता। अच्छा अब जल्दी करो, हमें जल्दी ही लिवरपूल पहुंचना चाहिए। तुमने उसे छोड़कर ठीक नहीं किया, फिर भी चलो जल्दी करो। हेलिंगम से लिवरपूल जाने वाली पहली गाड़ी से ही डॉक्टर सीवर्ड और वॉन हेस्लिंग लिवरपूल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में डॉक्टर सीवर्ड ने लूसी के साथ गुजरी 2 रातों का पूरा विवरण विस्तार से वॉन हेस्लिंग को सुना दिया। जब डॉक्टर सीवर्ड ने लूसी के भयानक सपनों के बारे में बताया तो वॉन हेस्लिंग का चेहरा एकाएक बहुत गंभीर हो गया। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वे गाड़ी की खिड़की से बाहर अंधेरे में आंखें गड़ाए हुए किसी चीज़ में डूब गए और बहुत देर तक उसी तरह निश्चल बैठे रहे। फिर बहुत उत्तेजित स्वर में बोले, मामला बहुत गंभीर हो गया है। मेरा अनुमान शायद सच होने जा रहा है, लेकिन तुम्हें उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर हेस्लिंग? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पिछली बार भी आपने कुछ ऐसी ही उलझी हुई बातें कही थी। आप साफ साफ क्यों नहीं कुछ कहते? लेकिन वॉन हेस्लिंग ने कुछ उत्तर ना दिया। कुछ देर स्थिति दृष्टि से खिड़की के बाहर देखते रहे। फिर डॉक्टर सीवर्ड के कंधों को थपथपाते हुए बोले, अब सो जाओ, शायद लिवरपूल में कई रात जागना पड़े। डॉक्टर सीवर्ड समझ गए कि वॉन हेस्लिंग से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर सीवर्ड चुपचाप दूसरी बर्थ पर लेट गए। लिवरपूल स्टेशन पर पहुंचते ही वॉन हेस्लिंग ने गहरी नींद में डूबे हुए डॉक्टर सीवर्ड के कंधों को हल्का सा झटका दिया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, मिस्टर हेस्लिंग बोले, जल्दी करो, लिवरपूल आ गया है। हमें एकदम लूसी के पास पहुंचना चाहिए। डॉक्टर सीवर्ड हड़बड़ा कर उठे और बिस्तर समेटने लगे। श्रीमती वेस्टर्ना के मकान पर पहुंचते ही वॉन हेस्लिंग ने सीधे लूसी के कमरे में चलने के लिए कहा। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। डॉक्टर सीवर्ड ने देखा तो उनका चेहरा भी फक पड़ गया। लूसी बिल्कुल मुरझा गई थी। उसके होंठ सफ़ेद पड़ गए थे और मसूड़े कुछ इस तरह खींचकर दांतों से ऊपर हट गए थे जैसे लंबी बीमारी के बाद मरने वाले मुर्दों के हो जाते हैं। कुछ देर तो हेस्लिंग घबराए हुए से खड़े रहे। फिर एक झटके से डॉक्टर सीवर्ड की ओर मुड़कर बोले, जल्दी करो, ब्रांडी लाओ। डॉक्टर सीवर्ड दौड़कर ब्रांडी की बोतल ले आए। वॉन हेस्लिंग ने एक कटोरी में थोड़ी सी ब्रांडी ली और बूंद बूंद कर लूसी के गले में टपकाने लगे। फिर उसकी हथेली, कलाई, सीने और तलवों पर ब्रांडी की मालिश करने लगे। कुछ देर तक मालिश करने के बाद बोले, हमारी पिछली सारी मेहनत बेकार हो गई। सब कुछ दोबारा से करना होगा। इस समय तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। जल्दी ही उसे खून देना चाहिए। एक बार फिर से ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक बार फिर डॉक्टर सीवर्ड का खून लूसी की नसों में पहुंचने लगा। जैसे जैसे ताज़ा खून उसकी नसों में पहुंचता गया, उसके चेहरे की लालिमा लौटती आई। ऑपरेशन पूरा हो जाने पर वॉन हेस्लिंग ने लूसी की बांह पर पट्टी बांधी और फिर डॉक्टर सीवर्ड से बोले, थोड़ी सी ब्रांडी पीकर आराम कर लो, लेकिन सोना नहीं। थोड़ी देर बाद कुछ खा पीकर यहीं लौट आना। रात हम दोनों को ही जागकर लूसी की देखभाल करनी होगी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर सीवर्ड कमरे में लौट कर आए
तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लूसी के सेहत में एकाएक ही भारी परिवर्तन आ गया है। अभी कुछ देर पहले यही लूसी मुर्दा सी दिख रही थी। हालांकि उसके चेहरे से कमज़ोरी झलकती थी और उसके होंठ अभी कुछ कुछ सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी मृत्यु की वह भयानक छाया जा चुकी थी। डॉक्टर सीवर्ट बहुत उलझन में पड़ गए। यह कैसा रोग है जिससे लूसी अचानक कमज़ोर हो जाती है और फिर थोड़ा सा खून मिलते ही स्वस्थ हो जाती है? उन्होंने सोचा। वॉन हेस्लिंग बिस्तर के पास सोफे पर बैठे हुए एक मोटी सी किताब में नज़रें गड़ाए हुए थे। फिर अचानक ही उनकी दृष्टि उठी तो वे हड़बड़ा कर किताब बंद करते हुए बोले, तुम आ गए? अच्छा किया, हमारे पास बहुत समय नहीं है। एक ऑपरेशन तो हम कर चुके, अब हमें दूसरा ऑपरेशन करना है। दूसरे ऑपरेशन की बात सुनते ही डॉक्टर सीवर्ट चौंक उठे। अभी कुछ देर पहले खून देने से उन्हें काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। यह सुनते ही कि अभी एक और ऑपरेशन करना होगा, वे कुछ सोच में पड़ गए। क्यों? कुछ और खून की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं, यह दूसरा ऑपरेशन वैसा नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। यह कहकर वॉन हेस्लिंग मेज़ पर रखे अपने बैग को खोलने लगे। उसमें से गत्ते के 2 बड़े बड़े डिब्बे निकाले और फिर डॉक्टर सीवर्ट के पास आकर बोले, इनमें कुछ फूल हैं, इन्हें भी एक तरह की दवा ही समझें। इस डिब्बे में एक माला है, मैं इसे लूसी को पहना देता हूँ। दूसरे डिब्बे में जो फूल है उन्हें तुम खिड़कियों और दरवाज़ों पर टांग दो, जो बचे उन्हें सुराखों और दरारों में भर दो। इस तरह की कमरे से बाहर भीतर हवा भी आए तो उसमें भी उनकी गंध बस जाए। डॉक्टर सीवर्ट वॉन हेस्लिंग की यह अजीब गरीब बात सुनकर और भी गहरी उलझन में पड़ गए। उधर बिस्तर पर लेटी हुई लूसी भौचक्की सी वॉन हेस्लिंग के चेहरे की ओर देख रही थी। डॉक्टर सीवर्ट ने जैसे ही गत्ते के उस डिब्बे का ढकना खोला, उनके नथुनों में लहसुन के फूलों की गंध भर गई। यह तो लहसुन के फूल लगते हैं, मिस्टर हेस्लिंग, उन्होंने कहा। हाँ, यह जंगली लहसुन है। बस अब अपना काम करो। यह कहकर वॉन हेस्लिंग मुड़े और उन हल्के पीले और सफ़ेद फूलों की एक माला लूसी के गले में पहनाने लगे। लूसी कुछ न बोली, चुपचाप वॉन हेस्लिंग के चेहरे की ओर देखती रही। माला पहना चुकने के बाद वॉन हेस्लिंग उसके बिस्तर के पायताने की ओर बैठते हुए बोले, मेरा यह काम शायद तुम्हारी समझ में ना आए बेटी, और शायद तुम इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दो, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर बात को गंभीरता से लो। इस बात का पूरा ध्यान रखना कि यह माला किसी भी हालत में तुम्हारे गले से उतरनी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो, इससे अपने से दूर न करना। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी तब तक खतरा तुमसे दूर है। तुम्हें हर रोज़ इन फूलों की एक ताज़ी माला बांधनी होगी। एम्स्टर्डम के पास मेरा एक दोस्त है, उसके बगीचे में ऐसे बहुत से फूल उगते हैं। वह हर रोज़ तुम्हें पार्सल से एक माला भेज दिया करेगा। डॉक्टर सीवर्ट जब खिड़कियों और दरवाज़ों पर फूल लटका चुके तो वॉन हेस्लिंग की ओर मुड़ते हुए बोले, मुझे आपकी यह बात समझ में नहीं आई। अभी इसे समझने का समय नहीं आया। तुम साथ वाले कमरे में आराम करो, मैं यहीं बैठूंगा। मुझे नींद आएगी तो तुम्हें जगा दूंगा। डॉक्टर सीवर्ट समझ गए कि वॉन हेस्लिंग इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। उन्होंने चुप रह जाना ही ठीक समझा और वह दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जैसे ही डॉक्टर सीवर्ट और वॉन हेस्लिंग लूसी के कमरे से बाहर निकले, उन्हें कमरे की ओर जाती हुई श्रीमती बेस्टरना दिख गई। पहुंचने पर वॉन हेस्लिंग बोले, खुश हो जाइए श्रीमती बेस्टरना, आपकी बेटी की तबीयत बहुत अच्छी है, अभी तो सो रही है। देखेंगी तो मान जाएंगी कि अब उसे कोई खतरा नहीं। आप लोग कितने अच्छे हैं।
मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आप दोनों ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है। इन बातों को छोड़िए, वॉन हेस्लिंग मुस्कुराते हुए बोले। हम तो वही कर रहे हैं जो हमारा फ़र्ज़ था। दोस्तों से यही उम्मीद की जाती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लूसी को अब किसी तरह का खतरा नहीं। मैं आज किसी ज़रूरी काम से एम्स्टर्डम जा रहा हूँ। 4 दिन बाद लौटूंगा। शायद डॉक्टर सीवर्ट भी 1-2 दिन के लिए हेलिंगम जाना चाहें। क्यों डॉक्टर? हाँ, मुझे भी कुछ और ज़रूरी काम है और मैं समझता हूँ कि अब यहाँ हमारी बहुत ज़रूरत भी नहीं। श्रीमती वेस्टर्ना, आप लूसी का ध्यान रखिए और जो कुछ भी मिस्टर हेस्लिंग कहते हैं उनका पालन कीजिए। मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊँगा। उम्मीद है तब तक लूसी चलने फिरने लगेगी। शायद इस बीच ऑर्थर भी यहाँ आ जाए। आप लोग निश्चिंत रहिए। मिस्टर हेस्लिंग जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूँगी। आप लोगों को अपने भी काम देखने हैं, आप जाइए। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जब भी समय मिले लूसी को देखने अवश्य आ जाएं। मिस्टर हेस्लिंग ने जल्दी श्रीमती वेस्टर्ना को लूसी के संबंध में कुछ आवश्यक बातें बतलाईं और उन्हें गंभीरता से एक हिदायत का पालन करने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद जब लूसी की नींद खुल गई तो डॉक्टर सीवर्ट और वॉन हेस्लिंग श्रीमती वेस्टर्ना के साथ उसके कमरे में गए। उन्हें आते देखकर वह मुस्कुराने लगी। मैं अच्छी हो गई हूँ, है ना डॉक्टर साहब? उसने डॉक्टर सीवर्ट की ओर देखते हुए कहा। अच्छी क्या, बहुत अच्छी हो गई हो। मिस्टर हेस्लिंग की बतलाई हुई दवाएं लेती रहिए, फिर देखिए आप 2-4 दिन में ही चलने फिरने लगेंगी, सीवर्ट बोले। और हाँ, ये फूल? लूसी ने वॉन हेस्लिंग की ओर देखते हुए पूछा। बस इन फूलों के बारे में कुछ नहीं पूछना, वॉन हेस्लिंग बोले। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। और हाँ, इस वक्त हम दोनों तुमसे विदा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आप दोनों ही जा रहे हैं क्या? लूसी ने उदास और बुझी हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, हम दोनों को किसी आवश्यक काम से जाना है, लेकिन तुम कोई चिंता ना करो, हम जल्दी ही आ जाएंगे। अच्छा, विदा। विदा। लूसी की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा उदास और बुझी हुई थी। श्रीमती वेस्टर्ना के मकान से बाहर निकलकर घोड़ा गाड़ी में बैठते हुए डॉक्टर सीवर्ट ने मिस्टर हेस्लिंग से पूछा। आप नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, वॉन हेस्लिंग बोले। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्य भरी मुस्कान खेल गई। मैं फूलों के बारे में जानना चाहता हूँ, उनका क्या रहस्य है? अभी नहीं। वॉन हेस्लिंग के होठों पर खिलती हुई रहस्यमयी मुस्कान और भी तीखी हो गई। अभी तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम विश्वास तो ना करोगे, उल्टे मेरी हंसी उड़ाने लगोगे। तुम जानते हो मैं एम्स्टर्डम क्यों जा रहा हूँ? एम्स्टर्डम के पास ही मेरे एक बहुत पुराने मित्र रहते हैं। पिछले 30 वर्षों से वे विभिन्न भागों में प्रचलित भूत पिशाचों से संबंधित दंत कथाओं पर काम कर रहे हैं। मैं उनसे कुछ सलाह लेने जा रहा हूँ। यह कहते हुए मिस्टर हेस्लिंग तनिक मुस्कुराए और घोड़ा गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगे। डॉक्टर सीवर्ट को वॉन हेस्लिंग की बात कुछ पल्ले न पड़ी। पहले भी 2-4 बार वे ऐसी ही भेद भरी बातें कह चुके थे। डॉक्टर सीवर्ट ने सब बातों के सूत्रों को जोड़कर किसी तथ्य पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में ना आया। अब यह भूत पिशाचों वाली बात तो उनके लिए मजाक बनकर रह गई। वे जानते थे कि वॉन हेस्लिंग वैज्ञानिक हैं और ऐसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन बाहर शायद आंधी चल रही थी। खिड़की के शीशों से टकराती हुई हवा से कुछ हल्की सी आवाज़ हुई और लूसी की नींद उचट गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई ही आंखें मूंदे इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगी। फिर उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई चीज़ जोर जोर से फड़फड़ा रही हो। फड़फड़ाहट को सुनते ही उसका बदन सिहर
खिसकने लगी थी। तुम लोग थक गए होगे, वॉन हेस्लिंग बोले। अब जाकर किसी होटल में आराम करो। मुझे अभी पहली गाड़ी से विह्ट भी जाना है। वहाँ मीना और जोनाथन हॉकर से भी कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। और हाँ सुनो, तुम लोग यह मत समझना कि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका। अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। क्या मतलब? ऑर्थर ने चौंकते हुए पूछा। घबराओ नहीं, अभी हमें उस महाप्रेत से लड़ना है।
खिसकने लगी थी। तुम लोग थक गए होगे, वॉन हेस्लिंग बोले। अब जाकर किसी होटल में आराम करो। मुझे अभी पहली गाड़ी से व्हीट भी जाना है। वहाँ मीना और जोनाथन हॉकर से भी कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। और हाँ सुनो, तुम लोग यह मत समझना कि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका। अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। क्या मतलब? आर्थर ने चौंकते हुए पूछा। घबराओ नहीं, अभी हमें उस महाप्रेत से लड़ना है।